नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी के स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह और उनकी इस टीम ने जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और सरकार गिराने के बाद जिस तरह से जीत हासिल की, अब उस जीत पर जैसे ग्रहण लग रहा हो। और ऐसा कहा जा रहा है कुछ दिनों से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब, इनके हस्तक्षेप के बाद, इनके दखल के बाद शिंदे कैंप, जी हां, एकनाथ शिंदे कैंप में खलबली है। अब सच यह है कि अभी तक तो शिंदे के जितने बागी विधायक हैं शिवसेना के, उनमें से बहुत लोगों को शपथ लेनी चाहिए थी, कैबिनेट का गठन हो जाना चाहिए था, मंत्रियों को विभाग मिल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ शिंदे और फडणवीस, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मामला चीफ जस्टिस साहब ने अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सौंप दिया है। और भले ही पहले दौर में, पहली हियरिंग में शिंदे कैंप को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी हो, लेकिन अब रास्ता मुश्किल लग रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। और ये खुलासा मैं नहीं करूंगा, ये खुलासा करेंगे महाराष्ट्र के सबसे बेखौफ रिपोर्टर, जी हां, अशोक वानखेड़े। बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, डंके की चोट पर बताने जा रहे हैं, जो शायद गोदी मीडिया कभी हिम्मत ना कर पाए बताने की। अब वानखेड़े साहब का तो आप खुलासा आज सुनेंगे, बेताब भी होंगे, लेकिन एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं कि आज के दौर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस पर दबाव है, जिसकी चर्चा है, और अब तो जजेस भी वीडियो में बोलने लगे हैं कि उनको धमकी दी जा रही है, हर जगह चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस तरह की बात कही है नूपुर शर्मा के बाद। लेकिन ये जो जज साहब हैं, रमन्ना साहब, चीफ जस्टिस, इनका मिजाज थोड़ा अलग है। और जब इनके फैसले आते हैं तो कभी कभी बड़े तल्ख फैसले होते हैं सरकार के लिए। इसीलिए अब जिस तरह से रमन्ना साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई है, जहां मामले की सुनवाई होगी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे के बागी विधायकों की, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शिंदे साहब की सरकार बच जाएगी, सरकार चलती रहेगी, या सुप्रीम कोर्ट, डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह से शिंदे कैंप के 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, अगर उसने डिस्क्वालीफाई पर मोहर लगा दी तो फिर ये सरकार गिर जाएगी। और ये सरकार अगर गिर गई, अमित शाह साहब की, बीजेपी के रणनीतिकार की हार हो गई, तो क्या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या फिर दोबारा चुनाव होंगे महाराष्ट्र में? इन सवालों पर जाने से पहले और अशोक वानखेड़े के खुलासे से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, बस 1 मिनट मुझे दीजिए। आप जरा इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली की पोजीशन समझ लीजिए क्या है। अब जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिसको बीजेपी का पूरा समर्थन मिला है, उसमें फिलहाल तो 2 ही मंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और दूसरे फडणवीस साहब हैं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन अगर हम असेंबली में स्ट्रेंथ देखें तो बीजेपी के 106 विधायक हैं, और जो शिंदे कैंप है, शिवसेना का जो रेबल कैंप है, इसके 40 विधायक हैं। इंडिपेंडेंट हमेशा इधर से उधर जाते रहते हैं सत्ता के साथ, तकरीबन 12 हैं विधायक, वो भी इन्हीं के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं। और जो बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनके 9 विधायक हैं, टोटल 167 हैं। लेकिन अगर ये जो विधायक हैं शिवसेना के, अगर ये डिस्क्वालीफाई कर दिए गए तो पहले राउंड में 16 होंगे, उसके बाद बाकी और हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई। तो ये जो 40 का जो एक आप कह सकते हैं नंबर है, डिस्क्वालीफाई होने के बाद इस सरकार को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। इतना कमज़ोर कर सकता है कि सरकार गिर सकती। और इन्हीं सब पेचीदा मुद्दों पर बात करने के लिए, और जिस बड़े खुलासे की मैं बात कर रहा था कि वाकई क्या होने जा रहा है, सीधे चलते हैं अशोक वानखेड़े के पास, महाराष्ट्र के एक्सपर्ट और सबसे बेखौफ पत्रकार। बाबू, मेरा जो सवाल है बाबू, वो ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों में, जैसे जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने नूपुर शर्मा को लेकर ये कहा कि हमको धमकियां दी जा रही हैं।
कर्नाटक में एक हाईकोर्ट के जज का आपने वीडियो देखा होगा जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब हमें भी जो है धमकियां मिल रही हैं और दबाव आ रहा है सत्ता पक्ष से, यानी बीजेपी की तरफ इशारा था। तो जिस तरह से एक जुडिशरी पे दबाव बन रहा है, और रमन्ना साहब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने जो ये फैसला लिया कि भाई इसमें इस महाराष्ट्र के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी, हमें समय चाहिए, और जब तक हम इस पर डिसाइड ना करें, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे गुट के को लेकर वहां पर स्पीकर जो नए हैं कोई फैसला नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बदला है, और कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे का जो खेमा है वहां खलबली है? दीपक जी देखिए, मैं जानता हूं आप क्या क्या बुलवाना चाहते, मतलब सवाल क्या पूछा आपने। दो परसेप्शन है। शिंदे कैंप इसको अपना विजय बताती है, बीजेपी अपना एक विजय बताती है। ये विजय बताती है नहीं, क्योंकि स्पीकर के अधिकार को लेके जो 5 जजों के बेंच ने जो निर्णय लिया था, वही निर्णय को फिर से परिभाषित करना होगा, दल बदल कानून को फिर से परिभाषित करना होगा। इसलिए ये 5 जजेस की ही बेंच बैठेगी, और ये बेंच ये तय करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव कैसा माना जाए। किसी ने मेल पे भेज दिया उसको माना जाए, कोई अपने वकील के थ्रू कागज भेजता है उसको माना जाए, या व्यक्तिगत रूप से वो मेंबर ऑफ असेंबली आके या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके प्रस्ताव दे तब माना जाए। एक बात और है कि ये हमने उत्तराखंड में भी देखा, जब बहुगुणा जी छोड़ के चले गए थे कांग्रेस, जो भी ब्रेक अवे ग्रुप जाता है वो जाते से ही एक रात पहले एक एप्लीकेशन लगा जाता है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, ताकि रूलिंग पार्टी जो जिस पार्टी से वो जा रहे हैं उस पार्टी ने यदि इनके निष्कासन के लिए स्पीकर को लिखा तो स्पीकर वो एक्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पेंडिंग है, इसलिए स्पीकर के हाथ बंद है। लेकिन अगर ये बताइए, अगर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन रही है, रमन्ना ने बहुत, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक बड़ा सख्त रिव्यू इस पर व्यू लिया है, अगर कहीं ये शिंदे के जो विधायक हैं जो बागी हैं ये डिस्क्वालीफाई हो गए, वो डिप्टी स्पीकर का फैसला सही मान लिया गया जैसे जो था, एग्जैक्टली तो आपको क्या लगता है अगर डिप्टी स्पीकर का फैसला सही माना गया तो फिर क्या स्थिति होगी? सवाल डिप्टी स्पीकर के फैसले का नहीं है, सवाल है जो अविश्वास प्रस्ताव आया डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वो प्रस्ताव था या इंटेंट था। यदि इंटेंट था तो फिर डिप्टी स्पीकर ने दी हुई नोटिस सही मानी जाएगी, और उन 16 का निष्कासन, वही बता रहा हूं मैं, 16 का निष्कासन सही माना जाएगा। ये लोग कहते कि 16 लोग जाने के बाद भी हमारे मेजोरिटी पे फर्क नहीं पड़ता। सवाल मेजोरिटी का नहीं है, जैसे ये 16 लोग चले जाएंगे तो वो 16 लोग जाएंगे एकनाथ शिंदे के कैंप से जाएंगे, तो एकनाथ शिंदे का जो 40 का गुट है वो 16 से कम हो जाएगा, वो 34 पे आ जाएगा, 34 पे नहीं 24 पे आ जाएगा, 24 पे आ जाएगा, 24 पे आ जाएगा। और फिर शिवसेना से जब 16 लोग कम हो जाते हैं 55 से, एक 54 से, तो उसमें बचे हुए लोगों का 2/3 24 लोग नहीं होते, इसलिए वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर, क्योंकि 2/3 का आंकड़ा उनके पास नहीं होता। ठीक है, वो भी हो गया। फिर क्या स्थिति हुई, फिर क्या विकल्प बचा? फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि यदि आपके 16 मतलब 40 विधायक यदि आपके सस्पेंड होते हैं, मतलब उनकी मेंबरशिप चली जाती है, तो उनके लिए पास एक ही चारा बचता है कि वो माफी मांगे, उनका सस्पेंशन वापस ले, क्योंकि 16 का सस्पेंशन दिया है, 40 में से 16 भी चले गए तो बाकी बचे हुए 24 वापस आ सकते हैं पार्टी में जी। और 24 के साथ फिर ये जो बोल रहे हमारे पास 160 है, ये 160 कौन लोग हैं? ये शिंदे 12 तो इंडिपेंडेंट है इसमें जी, उसमें जो 12 इंडिपेंडेंट है, महाविकास आघाड़ी है, ये बाकी जो पार्टियां हैं, ये पार्टी सिर्फ वो देखती है सत्ता कौन बना रहा है। ये तमाम छोटी पार्टियां महाविकास आघाड़ी के साथ थी, क्योंकि ये सत्ता बना रहे थे। जब उनको ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी तो हो सकता है ये इस सरकार के पास चली जाए, ये सरकार बन जाएगी, ये सरकार फिर उद्धव ठाकरे बन जाएगी तो फिर उद्धव जी के पास चले जाएंगे।
और यदि उद्धव जी के पास चले गए और उन्होंने सरकार बनाने का स्टेक क्लेम किया, क्योंकि आपका एक विधायक की डेथ हो गई है और 16 विधायक आपके सस्पेंडेड है, तो इसके ऊपर विधानसभा भंग भी नहीं हो सकती। ऐसे में फिर से उद्धव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? अमित शाह की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर सपोज करिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो हम रुख देख रहे हैं और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने पूरे मामले को बड़ी सख्ती से उन्होंने हैंडल किया है, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए, जो कि एक प्रक्रिया रही है जो हमने देखा है, तो फिर अमित शाह क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे? उनकी क्या रणनीति होगी? उनकी एक कोशिश ये भी चल रही है मोदी कैंप से कि भाई अब उद्धव ठाकरे साहब से बहुत जो है नाराजगी हो गई, बहुत ज्यादा अनबन हो गई, अब कंप्रोमाइज कर लो। और अभी हमने देखा कि मुर्मू के मामले में कंप्रोमाइज भी हुआ है। तो अगर कंप्रोमाइज होता है या फिर चुनाव होगा? मैं दीपक जी, उसको कॉम्प्रोमाइज ना कहिए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कहिए। कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं है कि अभी शिवसेना सिंबल के लिए लड़ रही है। शिंदे गुट ने भी अपने आप को शिवसेना कहा है, इस शिवसेना ने भी शिवसेना कहा। ये इलेक्शन कमीशन में जा रहा है मामला। लेकिन जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे भाव, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं कहने को। नहीं, अभी तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने में और इसमें 2 महीने टाइम लगे और 2 महीने में यदि इलेक्शन नगर पालिकाओं के चुनाव सर पे है, यदि उस समय सिंबल तो लगेगा। ऐसे में ये दोनों लोग जाएंगे तो सिंबल फ्रीज होगा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि यदि विधायक उनके पास है तो सांसद मेरे पास है। और ज्यादातर सांसद, जो 6-7 सांसद कल अब्सेंट थे, उनमें से 7 सांसदों ने बाकायदा मीडिया में आके बताया। उनमें से 3 सांसदों ने बताया कि हम तो बता के गए थे, हमने ये बोला था कि मैं वारी पे हूं, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके प्रेजेंस मान लेंगे। तो यदि मैक्सिमम सांसद आज शिवसेना के उद्धव के साथ है और उन्होंने कहा कि मुर्मू को समर्थन देना हमारे लिए एक एडवांटेजेस ये है कि शिवसेना का जो बेल्ट है, कोकण का बेल्ट, मतलब ठाणे, पालघर, ये जिले आदिवासी बहुल जिले। उसके बाद आप विदर्भ पे चले जाइए, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, यवतमाळ, यहाँ आदिवासी बहुल। अमरावती जिले में आप ऊपर की तरफ जाइए तो कोरकू आदिवासी। तो आदिवासियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, महिलाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा से कोई लेना देना नहीं है उनको। यशवंत सिन्हा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार है तो भाई कांग्रेस के साथ हम महाविकास आघाड़ी में है तो मजबूरी है ना। वो एनसीपी के उम्मीदवार है जो उनकी मजबूरी हो सकती है। वो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है जिसको बाकी लोग समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हम मुर्मू को समर्थन दे के, और पहले भी हो गया, प्रणब मुखर्जी के टाइम पे भी जब शिवसेना ने व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया, व्यक्तिगत संबंधों को देखते हुए बाला साहब के और प्रणब मुखर्जी के, तब ये बीजेपी के साथ सत्ता में थे। बीजेपी के साथ सत्ता में होते हुए भी इन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। एक उदाहरण वो है। दूसरा प्रतिभा पाटिल का उदाहरण है। प्रतिभा पाटिल को भी इन्होंने समर्थन किया था क्योंकि मराठी भूमिपुत्र की बात आई थी। प्रतिभा पाटिल मराठी है, इसलिए मराठी राष्ट्रपति बन रहा है तो साथ देना चाहिए। तो ऐसे एक उदाहरण है जिसके तहत हम द्रौपदी मुर्मू के साथ जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर सब सांसदों ने कहा, लेकिन इसके मायने कतई नहीं है कि बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है या बीजेपी ने उनको अप्रोच किया है। ये बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी ने किया या मुर्मू ने अप्रोच किया है कि मुझे आप मदद कीजिए और फिर उन्होंने मुर्मू को कहा। ये नहीं हुआ, ये सांसदों ने ही कहा, क्योंकि हमारे लिए अब चुनाव की रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना है कि हम इसको कैसा कैश कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम बीजेपी के, आप ये नहीं कह सकते कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। यदि अच्छी उम्मीदवार है तो हमने बिल्कुल साथ दिया है, क्योंकि हमें लगा एक आदिवासी महिला। लेकिन अब एक चीज और, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है समय लेती है, एक एक प्रोसीडिंग्स जो हैं विधानसभा की उसको खंगालती है, सबसे बातचीत करती है और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि भाई डिप्टी स्पीकर ने फैसला सही लिया था जो भी था। और वो जो डिस्क्वालीफाई वाला मामला, उस पर मोहर गिरेगी। तो सरकार जब गिरती, ये बताइए देवेंद्र फडणवीस की इस वक्त मनोस्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि वो तो कहाँ मुख्यमंत्री थे और कहाँ, मतलब मैं कहूंगा कि अर्श से फर्श पर आ गए। देवेंद्र फडणवीस अब सोचने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक उस झटके से वो बाहर नहीं आए हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना के क्या मैसेज देना चाहते थे दिल्ली वाले। क्या उन्हें ये बताना चाहते थे कि आपकी अब औकात जो है, आप औकात में रहिए? क्या पूरे महाराष्ट्र में मैसेज देना चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी नहीं है?
बीजेपी जो कुछ भी है ये दिल्ली से है। क्या वो ये मैसेज देना चाहते थे कि जो शिंदे और फडणवीस की सरकार है, इसकी डोर जो है वो दिल्ली से ही खींची जाएगी और पूरा महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली से चलेगी? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? यदि ये मैसेज भी देना चाहते थे तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस की जगह चंद्रकांत पाटिल को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे। बाकी उम्मीदवार थे जिनको बना सकते थे, और देवेंद्र फडणवीस बाहर रहते तो उनकी एक इज्जत तो रहती। लेकिन जिस आदमी ने पूरा डिफेक्शन इंजीनियर किया, जिस आदमी ने दिन रात मेहनत करके रात को कपड़े बदल बदल के जेम्स बॉन्ड जैसे जो घूमे हैं, उसके बावजूद भी यदि उनको यही पता नहीं था कि हमें समर्थन बाहर से देना है, ये मुझके मेरे मुंह से बुलवाया जा रहा है, ये मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे उनके मुंह से ये शब्द आए कि हम बाहर से समर्थन देंगे, और जब वो घर पहुंचे तो टेलीविजन पे खबर को देखते हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ेगा। ये जो अपमान हुआ है उनका, यह अपमान कई एंगल से महाराष्ट्र में ठीक नहीं गया है। जिस दिन बेंच आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूट होगी और आपकी जो डेट आ वहां गई, पर बागी विधायकों से बात हो रही है, आपकी शिवसेना के विधायकों से बात हो रही है, आपकी फडणवीस साहब से या उनके नजदीकियों से बात हो रही है, क्या फीडबैक आ रहा है? जो इस वक्त शिवसेना के बागी विधायक हैं, क्या उनको लग रहा है कि फैसला हमने गलत ले लिया इमोशनल होके नहीं या ईडी के दबाव में, और अब मैंने कहीं मैंने हमारी गर्दन फंस गई है? उनको दीपक जी, क्या इस मैंने तरह का आपको कई फील बार है? कहा, क्योंकि अभी तक वो उनको मंत्री ये, नहीं बन पाए। दीपक जी आप ही के शो पे मैंने कहा था कि वो लोग ये जानते हुए गए हैं कि 2.5 साल के बाद उनकी राजनीति समाप्त है, ये पता है उन्हें। लेकिन अब तो ये 2.5 साल भी लगता है ना मिले कहीं उनको। एग्जैक्टली अब सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, कहीं मतलब 2.5 प्रॉब्लम हफ्ते में क्या ही है, खेलना हो जाए। मैनेजमेंट की गलती कहां हुई? यदि जुडिशरी मैनेजमेंट होता है तो फिर गलती कहां हुई? उसी बेंच के पास यदि ये 11 तारीख को लग जाता मामला, और ये बेंच कहता कि वो नोटिस गलत है, अब डिप्टी स्पीकर का कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि स्पीकर आ गए हैं, मामला छोड़ दो, मामला शायद खत्म हो जाता। क्योंकि उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि जी लिस्टिंग ही नहीं हुआ, तो मेंशन करने के लिए गई शिवसेना, और जब मेंशन होगा तो मेंशन होगा बेंच नंबर 1 पे चीफ जस्टिस के। जब बहरहाल चीफ मेरा जस्टिस के, आखिरी सवाल है, और आखिरी चीफ सवाल है। जस्टिस के मैं बार बार कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस रमन्ना साहब के दरबार में अभी भी न्याय की उम्मीद लोगों को लगी हुई है। तो और मेरे तेवर वाले दो सवाल मैंने आपके सामने रखे। या तो डिप्टी स्पीकर का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो उनके खिलाफ जो नोटिस है अविश्वास का वो सही है, तो फिर वो अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं करवा सकते, वो इलीगल जी है। जी और यदि वो नोटिस गलत है तो सबसे पहले वो जो लोगों के खिलाफ जो नोटिस दिया वो भी स्टैंड करता है, और उस पे वो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि अब तो सरकार मेजोरिटी में है, ना 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 ना, वे वो सरकार ही इलीगल कहलाएगी जिसमें जो लोग जाना है बाहर, जिनको सस्पेंड करना है, वो लोग कैसे वोट दे सकते? एक आखिरी तो ये सवाल मामले, आपसे। जी जी, आपको क्या हाँ, लगता है कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस था, फिलहाल अब कटघरे में है वो सुप्रीम कोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में है, और मुझे ये सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं देता। जो रमन्ना साहब के तेवर, जो हम जिस तेवर को हमने देखा है, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, सरकार को जो हेड ऑन लिया है, और खासकर जब उन्होंने मुख्यमंत्री और गवर्नर की जो मीटिंग को जो भाषण दिया है, 2 साल में एक बार होते हैं, उनका भाषण देख के जो तेवर जी है उनके, वो तो बताते हैं कि वो तो इस मामले को आखिर तक ले जाएंगे। एक और अगर वो आखिर लोटस तक उनका, यदि ये लोटस फेल हो गया तो फिर गोवा का तो फेल हो ही गया है, राजस्थान का। तो बहरहाल आपने अशोक वानखेड़े साहब को सुना, और लब्बो लुआब यही है, उसका जिस्ट यही है कि सरकार रह भी सकती है, सरकार जा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसको आप कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहरहाल इसका असर ये हुआ कि जब से परिदृश्य में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब खुद आए, कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन लेवल है उद्धव ठाकरे का, वो बढ़ गया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और जिस तरह से संसद के उनके 17-18 सांसद हैं पार्लियामेंट के, वो उनके साथ आ गए हैं, और उन्होंने कुछ पैतरे भी लिए हैं मुर्मू को, इसलिए वो सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि पहले हम अपनी पार्टी बचाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी याचिका है। आप ये कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की जो स्थिति आज से 10 दिन पहले थी,
उस स्थिति से उन्होंने काफ़ी रिकवर किया है। और एकनाथ शिंदे जो जश्न मना रहे थे जीत का, उनके चेहरे पर थोड़ा सा तनाव है, और यही तनाव शिंदे के चेहरे पर और उद्धव ठाकरे के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कुछ बताता है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और किसका केस कागज़ पर मजबूत है। तो उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये डेवलपिंग स्टोरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता बीजेपी औंधे मुँह गिरी अगर, तो रणनीतिकार, जी हाँ स्ट्रैटेजिस्ट, इनके लिए बड़ा आप कह सकते हैं शर्मिंदगी का एक एहसास होगा। और इसीलिए जोड़ तोड़ हो रही है, लेकिन रमन्ना साहब हैं तो चीफ जस्टिस हैं और उनका टेन्योर भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो निगाहें अब इन पर हैं और देखना होगा कि महाराष्ट्र में सरकार जाती है या बच जाती है। तो आज बस इतना ही। इस डेवलपमेंट पर मैं आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा सजेशन ज़रूर भेजिएगा। वीडियो को ज़रूर आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आखिर में ये आपके अधिकारों की, आपकी ताकत की आवाज़ है, आपके लिए है, इसलिए अपना समझ के इसको शेयर करिए। बस इतना ही। नमस्कार।